तो देखिए आज चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, जो भाग 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पहले क्या डिस्कस किया था, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, उनके कितने प्रकार हैं, और मौलिक अधिकार के प्रकारों में हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया था। और इसके बाद समानता का अधिकार 14 से 18 तक था, और 18 के बाद जो अनुच्छेद बचे हुए हैं भाग 3 के, वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और बाकी जो 5 मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 35 तक हैं, वो सभी आज विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं वो बता दिया था कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार हटा दिया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब एक अधिकार हमने पढ़ लिया है, समानता का अधिकार। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जो दूसरा मौलिक अधिकार था वो कौन सा, तो जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो वो अनुच्छेद 19 से लेकर और अनुच्छेद 22 तक दिया हुआ है। हम पढ़ रहे हैं दूसरा मौलिक अधिकार जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, और वो अनुच्छेद 19 से लेकर और अनुच्छेद 22 तक दिया हुआ है। अब देखिए इसमें 19 से लेकर और 22 तक के जो सब अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अनुच्छेद अगर 19 पढ़ें तो अनुच्छेद 19 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें जो मौलिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में ही दी हुई है, स्वतंत्रता। और कितने प्रकारों की स्वतंत्रता है इसमें, 6 प्रकार हैं स्वतंत्रता के। मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की। इससे पहले 7 प्रकार थे, एक प्रकार हटा दिया गया जो संपत्ति का था। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि ये जो 6 प्रकार हैं स्वतंत्रता के, वो व्यक्तियों के लिए कौन कौन से दिए हुए हैं, तो नंबर 1 पर देखिए कौन सा है। इसमें लिखा है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता, मतलब अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। ये मैटर नहीं करता कि आप अपने विचार किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हो, चाहे आप लिखकर, चाहे कार्टून बनाकर, चाहे मैगजीन के माध्यम से, चाहे न्यूज़ के माध्यम से, मतलब किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करने की जो अनुमति है वो आर्टिकल 19 की क्लोज फर्स्ट देती है। और इसी के अंतर ही प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। अब देखिए दूसरा क्या है इसकी स्वतंत्रता, बिना हथियारों के संघ बनाने की स्वतंत्रता। और तीसरा क्या है, कोई संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता क्या है, देखिए ये 3 एक साथ पढ़िए, टोटल 6 स्वतंत्रता है, वो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और ये 3 जो अब लिख रहा हूँ वो एक साथ पढ़नी है। बाकी 3 कौन कौन सी हैं, जैसे अभी मैंने पहले 3 कौन सी बताई हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के संघ बनाने की स्वतंत्रता, और संघ बनाने की स्वतंत्रता, या जिसे हम बोलते हैं समूह बनाने की स्वतंत्रता। अब जो चौथा है उसमें क्या है कि अगर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी आ जा सकते हो आप, यानी कि संचरण की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं। और 5वां क्या है, निवास व बसने की स्वतंत्रता। और 6वां क्या है, व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता। अब देखिए पहला मैंने बता दिया, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, बिना हथियारों के संघ बनाने की स्वतंत्रता क्या है, कि आप बिना हथियारों के इकट्ठा होकर
एक यूनियन बना सकते हो, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। और तीसरा क्या है, एक समूह बनाने की स्वतंत्रता, व्यापारियों का समूह, बिजनेसमैनों का अलग समूह, विद्यार्थियों का समूह, इस तरीके से समूह बना सकते हो अनुच्छेद 19 के तहत। संचरण की स्वतंत्रता, देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हो, एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हो, ये सब इस 4 के तहत स्वतंत्रता मिली हुई है। और निवास और बसने की स्वतंत्रता, कि राज्य में किसी भी राज्य में जा सकते हो, निवास कर सकते हो और वहाँ पर बस सकते हो। और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यापार चला सकते हो और कोई भी अपना वाणिज्य स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ व्यापार ऐसे हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है सरकार के द्वारा। अब देखिए अनुच्छेद 19 पढ़ लिया, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी, वो याद रखनी है 3-3 के ग्रुप में। इसमें ये अलग और ये अलग। 3 किस तरीके से, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नंबर 1, दूसरी स्वतंत्रता बिना हथियारों के संघ बनाने की, तीसरा समूह बनाने की स्वतंत्रता। अब जो नीचे के 3 हैं वो किस तरीके से याद रखने हैं, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत के राज्य क्षेत्र में, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये है टोटल 6 स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। अब देखिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि अपराधों को 2 सिद्धि के लिए संरक्षण, अपराधों को 2 सिद्धि के लिए संरक्षण, यानी कि जो व्यक्ति अपराध करेगा, या पहले ये बात समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसे अपराधी तब माना जाएगा जब वो संविधान का अतिक्रमण करेगा, या संविधान के खिलाफ रहेगा, या संविधान का उल्लंघन करेगा। तो पहली कंडीशन तो है ये कि अगर वो उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है संविधान का। अगर व्यक्ति संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तब वो अपराधी माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वो अपराधी माना जाएगा तो उसे जो सज़ा मिलेगी वो उस टाइम पर उस अपराध के लिए जो सज़ा है उसी के तहत मिलेगी। यानी कि उसे जो सज़ा मिलेगी वो जिस टाइम पर उसने अपराध किया है उस टाइम पर देखा जाएगा कि उस अपराध के लिए क्या सज़ा है, उसे वो ही सज़ा मिलेगी। ना कि ऐसा कि अगर मान के चलो उसने आज अपराध किया है और अपराध क्या है कि उसने ड्रिंक की है किसी सार्वजनिक स्थान पर, तो आज की डेट में ये मान के चलो कि ड्रिंक पीने पर किसी सार्वजनिक स्थान पर 2 माह की सज़ा है, और यही काम 1 साल बाद हो कि ड्रिंक पीने पर 2 माह की जगह 2 साल की सज़ा हो, तो उस व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगी वो 2 माह की मिलेगी, ना कि 2 साल की, क्योंकि उसने जो अपराध किया है उस टाइम पर सज़ा 2 माह की थी। तो ये कंडीशन याद रखनी है कि उसे जो सज़ा मिलेगी वो उस टाइम पर जो अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान है उसी के तहत मिलेगी। अब देखिए पहली कंडीशन क्या थी कि संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तब वो अपराधी माना जाएगा, उस अपराध के लिए सज़ा वो मिलेगी जो उस टाइम पर सज़ा का प्रावधान है उस अपराध के लिए। और अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति को एक अपराध की एक बार ही सज़ा मिलेगी, ना कि बार बार। अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसके लिए सज़ा एक बार मिलेगी। और अगली कंडीशन क्या है इसमें भी फिर कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे खुद बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, यानी कि उसे अपने विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने विरुद्ध गवाही दो। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए संरक्षण। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और वो संविधान का उल्लंघन करता है तब वो अपराधी माना जाएगा, लेकिन उस अपराधी मानने के बाद उसे जो अपराध की सज़ा मिलेगी वो वही सज़ा मिलेगी जो उस टाइम पर अपराध के लिए प्रावधान किया गया है कि भी इस अपराध के लिए इतने दिन की सज़ा है। और
अगर कोई व्यक्ति है और उसने अपराध किया है तो उसे अपराध की एक ही बार सजा मिलेगी, ना कि बार बार मिलेगी। और अगली कंडीशन ये कहता है अनुच्छेद 20 कि उसे अपने खिलाफ जो है कोई भी केस है जो उसके खिलाफ दर्ज है वो स्वयं बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो। तो ये है अनुच्छेद 20 में। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 पढ़ा, अनुच्छेद 20 पढ़ा और अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है। तो 21 में लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका मतलब है अनुच्छेद 21 के तहत कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से तभी वंचित किया जाएगा या उसे तभी मृत्युदंड दिया जाएगा जब उसने कोई ऐसा अपराध किया हो कि जिसकी सज़ा फांसी हो, उसे उसी के तहत सज़ा मिलेगी। तो बस अनुच्छेद 21 में इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 21 में ये बोला गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी और विधि के द्वारा मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता या उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये है अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 का क्या है, जिसमें शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का क्या है, इसमें दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार। अब देखिए जो शिक्षा का अधिकार है वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें क्या प्रावधान था कि जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था करेगा। अब देखिए जो शिक्षा का अधिकार था वो इससे पहले भी नीति निर्देशक तत्व थे, जो भाग 4 में पढ़ोगे, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। उनके अंतर्गत भी जो अनुच्छेद 45 है उसमें दिया हुआ था शिक्षा के बारे में कि जो राज्य है वो नागरिकों के लिए जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। लेकिन वो एक मौलिक अधिकार नहीं था, वो एक कानूनी अधिकार था, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत था। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। और एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया था 51 का कै, जो अनुच्छेद 51 है उसमें मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं और 51 के कै में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। और इसी में ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों के लिए जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 21 कै में शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अब देखिए इस स्वतंत्रता के अधिकार का लास्ट अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 22। तो देखिए अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है, इसमें गिरफ्तारी के संबंध में जो अपराधी हैं उनके लिए संरक्षण है। यानी कि ये एक कीवर्ड याद रखो कि गिरफ्तारी के संबंध में कुछ प्रावधान दिए हुए हैं अनुच्छेद 22 में। अब देखिए गिरफ्तारी के बारे में क्या लिखा हुआ है इसमें अनुच्छेद 22 में। गिरफ्तारी कह लो या हिरासत, ये 2 प्रकार की होंगी, गिरफ्तारी या हिरासत, ये 2 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी? एक तो कठोर जिसे हम बोलते हैं दंड विषयक, ठीक, और एक जो निवारक होते हैं। 2 तरीके की हिरासत होती हैं, एक तो दंड विषयक और एक निवारक। देखिए दंड विषयक कौन सी हैं? दंड विषयक में जो दोषी है उस पर दोष सिद्ध हो जाता है और न्यायालय उसे सजा सुना देता है, तो इसमें कठोर प्रावधान होता है। और निवारक क्या है कि ये एक शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है
और इसका मतलब इस गिरफ्तारी का मतलब होता है कि व्यक्ति को कोई भी अपराध करने से पहले ही रोकना, ताकि भविष्य में वो कोई अपराध ना करे। तो ये है हिरासत के प्रकार, एक दंड विषयक गिरफ्तारी होती है, एक निवारक गिरफ्तारी होती है। अब देखिए जो अनुच्छेद 22 है वो उन अपराधियों के लिए जिन्होंने कोई अपराध किया है या उन व्यक्तियों के लिए जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनके लिए कुछ संरक्षण प्रदान करता है। वो देखते हैं क्या है। देखिए जो 22 हैं इसके क्लोज हैं 22(1), 22(2), तो वो क्या कहती हैं 22(1) और 22(2) कि जो दंड विषयक हैं ये 22(1) और 22(2) में हैं, और जो निवारक हैं ये 22(3), 22(4), 22(5), 22(6) में आती हैं। ठीक, ये बात याद रखनी है। 22(1), 22(2) में दंड विषयक, 22(3), 22(4), 22(5) और 22(6) में निवारक। अब देखिए जो दंड विषयक हैं उनमें क्या अंतर है और जो निवारक है उनमें क्या अंतर है। तो जो दंड विषयक होते हैं जिनमें दंड का प्रावधान किया जाता है उसमें अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, उसमें अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उनके लिए कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ तो इसे यहीं पर रहने दो, इसके बाद मैं अनुच्छेद 22 के 2 भाग बता रहा हूँ। ये कौन कौन से हैं ये 2 भाग? एक तो साधारण विधि द्वारा जो साधारण से मामले होते हैं और निवारक मामले। यहाँ मैं लिख रहा हूँ साधारण मामले, यहाँ लिख रहा हूँ निवारक मामले। देखिए इनमें अंतर क्या है। साधारण मामले में कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति के लिए क्या अधिकार हैं जो गिरफ्तार किया हुआ है, तो उसके लिए कुछ अधिकार हैं। जैसे पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति को कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण। जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को कारण बताना होगा कि किस आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसे अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार है। अपनी तरफ से मनपसंद वकील कर सकता है वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है। और अगली बात क्या है कि उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट पहुंचाना होगा, यात्रा के समय को भी लगाकर। और अगर वहां पर मजिस्ट्रेट में न्यायाधीश नहीं है तो भी उसे न्यायालय के हिरासत में ही रखा जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 22। अगर कोई साधारण विधि द्वारा गिरफ्तार किया जाता है कि पहले उसे कारण बताना पड़ेगा और उसके बाद गिरफ्तारी का कारण बताने के बाद भी उसे इतनी छूट है कि वो व्यक्ति अपना मनपसंद वकील कर सकता है और 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट में पहुंचाना होगा, उस अधिकारी को, उस व्यक्ति को। अब देखिए जो निवारक है, निवारक में अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो वो शक के आधार पर की जाती है और इसमें प्रावधान है 3 माह। अगर इसके आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 माह तक हिरासत में रख सकते हैं। अगर 3 माह से भी अधिक समय तक रखना है तो फिर सलाहकार बोर्ड की सलाह लेनी पड़ेगी, तब उसे 3 माह से अधिक हम अपने हिरासत में रख सकते हैं। और सलाहकार बोर्ड जो है उसमें भी जो सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो हाई कोर्ट का या कोई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश हो, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, वो इस सलाहकार का अध्यक्ष बन सकता है, सलाहकार बोर्ड का। तो ये था अनुच्छेद 22 जिसमें गिरफ्तारी के लिए कुछ संरक्षण दिया हुआ था व्यक्तियों को, वो मैंने अभी बता दिया है। अब देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से 22 तक पढ़ा, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं जो अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 जिसमें लिखा हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए जो तीसरा मौलिक अधिकार है, पहला समानता का पढ़ा, दूसरा स्वतंत्रता का पढ़ा और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये 23 से 24 में दिया हुआ है। अब देखिए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 23।
देखिए अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है कि मानव के दुर्व्यापार व बगार व बलात्श्रम पर रोक। देखिए इसमें लिखा है मानव के दुर्व्यापार, बगार और बलात्श्रम पर रोक। देखिए मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 क्या लिखा हुआ है, मानव का दुर्व्यापार, यानी कि ऐसा नहीं है जैसे आज की डेट में वस्तुओं को खरीद लेते हैं बेच लेते हैं, ऐसा मानव के साथ नहीं कर सकते कि मानव को खरीद नहीं सकते बेच नहीं सकते। ये अनुच्छेद 23 इसको प्रतिबंधित करता है। और बगार का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि किसी से आप श्रम करा लो या किसी से मेहनत करा लो, मजदूरी करा लो और उसको आप बहुत कम रुपया दो, यानी कि उसे मजबूर होकर कोई कार्य करना पड़े और उसके लिए उस काम की क्षमता के बराबर भी रुपया ना मिले, तो उसे बोलते हैं हम बगार। बलात्श्रम क्या है कि अगर किसी की कार्य करने की इच्छा नहीं है और फिर भी तुम उसके इच्छा के विरुद्ध कार्य करा रहे हो तो उसके लिए भी प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 23। तो इसका मतलब अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते, किसी के विरुद्ध, किसी की अगर कार्य करने की इच्छा नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती कार्य पर नहीं लगाया जा सकता और किसी को कार्य करने के बदले उसे कम रुपया या कम शुल्क नहीं दिया जा सकता, उसे जो काम की क्षमता है उसके हिसाब से ही रुपये दिया जाना चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 23। अब देखिए इसके बाद अगर हम पढ़ें अनुच्छेद 24 के बारे में, तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 24। तो अब ये पढ़ा आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। 23 में लिखा हुआ था कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक था, और अनुच्छेद जो 24 था, अनुच्छेद 24 में क्या पढ़ा था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए आपने 3 पढ़ लिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है, तो चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए धार्मिक कार्यों की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिया हुआ है। अब हम इन अनुच्छेदों को पढ़ते हैं कि धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का अधिकार किस तरीके से है। तो देखिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 25 के बारे में, तो अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि अंतःकरण की और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता। देखिए ये दिया हुआ है अनुच्छेद 25 में कि अंतःकरण की और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण का क्या मतलब है, अंतःकरण का मतलब है कि अपनी अंतरात्मा से आप किसी भी भगवान को मान सकते हो, इसमें किसी का कोई पक्ष नहीं लिया जाएगा और ना ही आप पर प्रेशर किया जाएगा कि आप इसी भगवान को मानो, आप इस भगवान को नहीं मान सकते। तो अपनी आत्मा से किसी भी भगवान को मान सकते हैं, ये कहता है अंतःकरण। अब इसमें लिखा है किसी भी धर्म को अबाध रूप से, अबाध का मतलब कोई बाध्य नहीं करेगा, अबाध रूप से मानने, यानी कि अपनी इच्छा है किसी भी धर्म को मान सकते हो। और आचरण का मतलब है कि आप उसमें आने वाले रीति रिवाज, उसमें आने वाले समारोह, हर तरीके से जो आचरण उसमें किए जाते हैं धर्म में, वो अपना सकते हो जिस धर्म को आपने अपनाया हुआ है। अब जैसे कि हिंदू लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, मुस्लिम लोग क्या है, नमाज करते हैं। तो अपने अपने सभी के आचरण करने के तरीके हैं, कौन किस तरीके से आचरण करता है धर्म के प्रति। प्रसार करने की स्वतंत्रता कि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, इसमें किसी पर कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 25 एक बात और कहता है कि धर्म
परिवर्तित किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर किसी की खुद की इच्छा है धर्म को परिवर्तित करने की तो वो धर्म परिवर्तित कर सकता है, लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इस धर्म को छोड़कर इस धर्म में आ जाओ। ये कहता है अनुच्छेद 25। अब अगर बात करें अनुच्छेद 26 के बारे में, देखिए अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जो धार्मिक संप्रदाय हैं या धार्मिक संस्था हैं उनको छूट मिली है कि वो धार्मिक कार्य के प्रबंध कर सकते हैं। जैसे धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं, उनमें अपने हिसाब से शुल्क लगा सकते हैं। और इसमें एक बात और लिखी हुई है कि जो धन है उसका अर्जन कर सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं। चल संपत्ति अचल संपत्ति को भी ग्रहण कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर कोई सोना देना चाहता है, चांदी देना चाहता है, रुपये देना चाहता है तो ये ले सकते हैं। कोई अपनी ज़मीन है वो धर्म के नाम पर देना चाहता है इनको, तो ये संप्रदाय, ये जो संस्था हैं, जो धार्मिक संस्था हैं वो ले सकती हैं। अनुच्छेद 26 ये कहता है। अब देखिए अगर हम बात करें अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 27, देखिए अनुच्छेद 27 ये प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए और किसी विशेष धर्म को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा किसी धर्म की वृद्धि के लिए कि आप कर दो। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कर लिया जाएगा धर्म के नाम पर। ये कहता है अनुच्छेद 27। अब देखिए जो राज्य है, अब ऐसा नहीं है कि कर अगर बंद कर दिया है इसने कि मतलब बाध्य, ये तो अपनी मर्जी से दे सकते हैं कर जो व्यक्ति हैं। कर का मतलब एक तरीके से शुल्क। अब बात आई कि ये तो पहला पॉइंट पढ़ लिया कि किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कर देने के लिए धर्म के नाम पर। अब बात आई ये कि अगर राज्य के पास कर के द्वारा कोई रुपया आता भी है तो उस रुपये को वो ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म की प्रोन्नति और उन्नति के लिए लगा दे। वो सभी धर्मों का समान रख रखाव करेगा, सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा और उस रुपये को सभी धर्मों के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करेगा। ये कहता है अनुच्छेद 27। अब देखिए जो राज्य है इसमें मोस्टली बात ये लिखी हुई है कि वो तीर्थ यात्रियों पर शुल्क लगाएगा, ना कि कर। और शुल्क भी क्या है, वो शुल्क क्यों बोलेंगे उसे, क्योंकि जो राज्य है वो तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रोवाइड करता है, जो फैसिलिटी हैं वो उपलब्ध कराता है कौन, राज्य। जैसे कि ताजमहल पर जाओ, वैष्णो धाम पर जाओ तो वहाँ पर आपको शुल्क देना पड़ता है। वो शुल्क किस लिए है, ताकि आपकी सुरक्षा रहे, आपके लिए फैसिलिटीज़ मिल सके, सड़क मिल सके और वहाँ जाने के लिए गाइड मिल सके। तो ये सभी है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। तो मोस्टली कीवर्ड क्या याद रखना है कि किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप इस धर्म की उन्नति के लिए कर दो। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 28 में किसके बारे में प्रावधान है, तो धार्मिक शिक्षा। तो धार्मिक शिक्षा का मतलब क्या है कि किसी भी राज्य द्वारा पोषित संस्थान में या राज्य द्वारा जिस संस्थान का रख रखाव किया जाता हो उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, इसमें 4 तरीके की कंडीशन है, 1, 2, 3 और 4। वो कंडीशन क्या है कि पहली बात तो ये कि जो राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पोषित है और राज्य ही उसका रख रखाव कर रहा है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी। और दूसरी क्या कंडीशन है कि कुछ संस्थान ऐसे हैं जो राज्य द्वारा तो प्रशासित होते हैं लेकिन उनकी जो स्थापना की है वो किसी
और विन्यास ने की है। और विन्यास का मतलब क्या है कि किसी उस व्यक्ति ने जिसने सिर्फ धर्म के नाम पर ही इस संस्थान को खोला है, तो वहाँ पर जो धार्मिक शिक्षा है वो दी जाएगी। अब देखिए, अब ये 2 कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर राज्य किसी संस्थान को मान्यता देता है, अगली कंडीशन अगर राज्य किसी संस्थान को वित्त सुविधा उपलब्ध कराता है, तो इन दोनों कंडीशन में स्वैच्छिक इच्छा है उनकी, जो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी इच्छा है कि वो धार्मिक शिक्षा चाहते हैं या नहीं। अगर वो धार्मिक शिक्षा चाहते हैं तो उनमें भी धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। लेकिन राज्य द्वारा पोषित, पूर्ण रूप से अगर राज्य द्वारा पोषित कोई संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 28। तो देखिए, अभी इसमें पढ़ा आपने धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है 4 नंबर का, उसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक लिखा हुआ था। 25 से 28 तक पढ़ा क्या? धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का अधिकार। अब अनुच्छेद 25 में क्या पढ़ा कि अंतःकरण की और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने की क्या है? स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में क्या पढ़ा? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 में क्या पढ़ा? किसी व्यक्ति को किसी धर्म की प्रोन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 में क्या पढ़ा? कि किसी भी राज्य द्वारा पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये थे 4 अनुच्छेद जो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता के अधिकार देते हैं, जो 25 से 28 तक हमने पढ़े। अब देखिए, इसके बाद जो 5वां मौलिक अधिकार है, 5वां मौलिक अधिकार देखते हैं, जो संबंधित है शिक्षा और संस्कृति से। तो इसमें लिखा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अब देखिए, जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है वो 29 से 30 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कौन सा अधिकार है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। अब देखिए, हम अनुच्छेद 29 पढ़ते हैं पहले, इसमें क्या है। अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि जो अल्पसंख्यक हैं, देखिए नाम तो बेशक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, लेकिन ये दोनों अनुच्छेद हैं अल्पसंख्यक से संबंधित। देखिए, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का मतलब अल्प मतलब कम, संख्या मतलब संख्या में, जो संख्या में कम हो वही अल्पसंख्यक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम पर बताया है अल्पसंख्यक वो है जिनकी संख्या देश में 50% से कम है, वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको ये अधिकार दिया हुआ है कि वो अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ भी प्रावधान कर सकते हैं। यानी कि उन्हें अधिकार है अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को संरक्षण देने का और सुरक्षित रखने का। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि किसी भी नागरिक को भारत में धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और किस में प्रवेश से? किसी भी शैक्षणिक संस्थान हो, कोई भी शिक्षा का संस्थान हो, उसमें किसी भी नागरिक को धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। और वही अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण में एक बात ये कही गई है कि लिपि, भाषा और संस्कृति का संरक्षण करने का उनका खुद का मौलिक अधिकार है। ये था अनुच्छेद 29। अब देखिए अनुच्छेद 30 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 30 में सीधा लिखा हुआ है अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। देखिए इसमें लिखा है अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी इच्छा से कोई भी शिक्षण संस्थान
चालू कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। अब इसके लिए भी जो राज्य सरकार है उसने 3 कंडीशन दी थी, या हम ये बोल सकते हैं कि शिक्षण संस्थान जो है वो 3 तरीके में बांटे जा सकते हैं। जो शिक्षण संस्थान है उनको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट? देखिए, पहला क्या है, एक अगर हम देखें जो राज्य है, जो राज्य होगा वो कुछ संस्थान तो ऐसे हैं जिन्हें मान्यता प्रदान तो करेगा ही, और साथ में आर्थिक सहायता, जिसे हम बोलते हैं वित्तीय सहायता, ये दोनों देगा। राज्य कुछ संस्थान ऐसे हैं जिनको मान्यता तो दे देगा, मान्यता तो देगा, लेकिन आर्थिक सहायता नहीं देगा। और कुछ ऐसे हैं ना तो मान्यता देगा और ना ही आर्थिक सहायता देगा। तो जो इस तरीके के हैं जिनको मान्यता और आर्थिक सहायता देगा, ऐसे संस्थान जो हैं वो राज्य के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करते हैं। और ये जो होते हैं जो ना तो राज्य से मान्यता प्राप्त होते हैं और ना ही आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। तो ये पढ़े थे आपने शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। देखिए 29 में क्या लिखा हुआ है, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। 29 में क्या लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक जो हैं उनके हितों का संरक्षण, और किस तरीके से किया जाएगा संरक्षण, कि उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति, उनको इन चीज़ों को सुरक्षित रखने का या इनके संरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। और दूसरी व्यवस्था क्या दी गई है कि किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर ये संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा किसी भी शैक्षणिक संस्थान में। ये कहता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मतलब अपनी इच्छा से वो किसी भी तरीके का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं जो किसी भी भाषा में हो। अब राज्य इसमें किस तरीके की कंडीशन होती हैं कि 3 तरीके के शिक्षण संस्थान हैं अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें राज्य मान्यता भी देता है, आर्थिक सहायता भी देता है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें मान्यता देता है, आर्थिक सहायता नहीं देता है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें ना तो आर्थिक सहायता देता है और ना ही मान्यता देता है। तो ये तो राज्य के दिशा निर्देश काम करते हैं, और जिन्हें आर्थिक सहायता और मान्यता नहीं देता है वो स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी इन्हें गाइडलाइन के अंडर, राज्य के अंतर्गत ही चलना पड़ेगा। राज्य ही निश्चित करेगा कि इस शिक्षण संस्थान में शिक्षकों की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, और बाकी जितने भी प्रावधान है वो राज्य करेगा इनके बारे में। तो ये था शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। देखिए हमने समानता का अधिकार पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, और शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, और 5वां भी अभी हमने पढ़ा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब हम 6ठा पढ़ेंगे। 30 तक हो गए, अनुच्छेद 31 आएगा, लेकिन 31 नहीं पढ़ेंगे। 31 में संपत्ति का अधिकार था जो अब खत्म कर दिया है, इसे जैसे कानूनी अधिकार बना दिया है। तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 जिसमें लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। अब इसके बारे में देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, इसमें क्या प्रावधान है। देखिए पहली बात तो ये समझिए, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है या अनुच्छेद 32 जो है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और आत्मा और हृदय क्यों कहा है उन्होंने बताया है कि जो अनुच्छेद 32 है, अगर ये हटा दिया जाए तो पूरे संविधान में किसी भी अनुच्छेद का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। पूरा संविधान इस अनुच्छेद के बिना अर्थविहीन है। इस संविधान का पूरे का कोई अर्थ नहीं है अगर अनुच्छेद 32 नहीं है। यानी कि पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा आपने, अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है इसे आत्मा और हृदय, और क्यों बताया है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बिना संविधान अर्थविहीन है। अब बात आई इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, तो देखिए जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सब की रक्षा करता है अनुच्छेद 32। यानी कि अनुच्छेद 32 ये कहता है कि तुम अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है
तो कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में जाना और अपनी याचना दाखिल करना भी एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ही मौलिक अधिकारों के हनन होने पर 5 तरीके की रिट जारी करता है। और इसी आधार पर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय भी इस तरीके की रिट जारी करता है। लेकिन मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है, और मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक और संरक्षण देने वाला और सुरक्षा की गारंटी देने वाला जो है वो भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, और जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो 5 तरीके की रिट जारी करती हैं। कौन कौन सी? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226 के तहत 5 तरीके की रिट जारी करते हैं। और वे हैं कौन कौन सी 5 रिट? जैसे मैं लिख रहा हूँ, नंबर 1 पर क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 में क्या है? परमादेश। नंबर 3 क्या है? अधिकार परीक्षा। ये 5वें नंबर पर लिखा रहता है लेकिन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अधिकार परीक्षा। नंबर 4 पे कौन सा है? प्रतिषेध। नंबर 5 पे क्या है? उत्प्रेषण। नंबर 5 पे क्या है? उत्प्रेषण। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और 5वें पे रहता है अधिकार परीक्षा। लेकिन ये याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरीके से देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है? इसे अगर लैटिन भाषा का शब्द है, अगर मतलब लैटिन में बोलें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हार्बियस कॉर्पियस, इसका मतलब है कि शरीर को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। क्या है? शरीर को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। देखिए, ये रिट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कब जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को कोई अधिकारी गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद वो उसे न्यायालय में दाखिल करता है। तो न्यायालय में जाने पर जो जज है वो उस व्यक्ति से पूछता है, और पूछताछ के बाद अगर वो देखता है कि उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर देता है, और जो अधिकारी है जो उसे गिरफ्तार करके लाया है उसके खिलाफ भी दंडित किया जा सकता है, उस अधिकारी को भी, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है इसके माध्यम से। अब देखिए, ये पढ़ा बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। अब बात करें परमादेश की। तो परमादेश का मतलब है, जो इसका टाइटल है कि हम आदेश देते हैं, वी कमांडेड। और ये रिट कब जारी की जाती है? परमादेश वाली ये रिट कब जारी की जाती है? कि जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी करता है कि अपने कर्तव्य को सही ढंग से करें। हम आदेश देते हैं कि अपने कर्तव्य को सही ढंग से करें। ये दिया हुआ है दूसरी रिट में, जो परमादेश है। देखिए, तीसरी रिट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा का मतलब है कि इसमें सीधा लिखा हुआ है आपका क्या अधिकार है। जो इसका टाइटल निकलता है वो ये है कि आपका क्या अधिकार है, व्हाट्स योर अथॉरिटी। कि ये रिट कब जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा, कि जब कोई अधिकारी इस या कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता है या उस पद पर कार्य करता है जिस पद पर वाकई में उसको कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी करता है कि आप इस पद पर क्यों हो, आपके पास तो इतनी योग्यता ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सब इंस्पेक्टर है और वो इंस्पेक्टर के तौर पर कार्य करने लगे या इंस्पेक्टर का कार्य करने लगे, तब सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी कर सकती है कि आपको क्या अधिकार है इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करने का, आप एक सब इंस्पेक्टर के पद पर हो। तो ये है अधिकार परीक्षा। अब देखिए, इसके बाद हम अगली रिट देखते हैं, प्रतिषेध क्या है। तो प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन का मतलब रोकना। देखिए, ये जो रिट है ये जारी की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, जो अदर कोर्ट हैं यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा, जो उससे निचले निकाय हैं उनके लिए ये रिट जारी की जाती है। और कि ये क्या बताती है
ये जो उनके द्वारा न्यायिक क्षेत्र के कार्य हैं जो उन कोर्ट के दायरे में नहीं आते, उनके लिए बोलते हैं कि इन केसों को हमारे पास भेजिए। यानी कि ये अदर कोर्ट से कहती है कि जो बड़े केस हैं इन्हें आप हमारे पास भेजिए। तो ये मोस्ट रूप से न्यायिक से संबंधित है, न्याय से संबंधित है ये वाली रिट प्रतिषेध, और ये हाई कोर्ट जारी करती है अपने अधीनस्थ कोर्ट के लिए। अब बात करें उत्प्रेषण के बारे में, तो उत्प्रेषण का क्या मतलब है? सूचना देना। ठीक, ये भी सेम कंडीशन है कि जो हाई कोर्ट है वो अदर कोर्ट को जारी करती है, और इसमें जो मामले हैं उनको स्थानांतरित किया जाता है कि आप जो आपके यहाँ निलंबित या लंबित मामले पड़े हैं बहुत लंबे टाइम से, उन्हें आप हाई कोर्ट में स्थानांतरित कीजिए जो आपके क्षेत्र के नहीं हैं। तो ये भी न्याय से संबंधित है। ये थी रिट। अब देखिए, हमने भाग 3 में जो पार्ट 2 पढ़ा है आज, इसमें मौलिक अधिकार पढ़े हैं समानता के अधिकार से बाद के। कौन कौन से अधिकार पढ़े थे? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा 23 से 24 तक, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा 25 से 28 तक, और अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार पढ़ा 29 से 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा अनुच्छेद 32 में। तो इस तरीके से पूरे मौलिक अधिकार हैं जो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तब तक के लिए धन्यवाद।